बेटा अगर आवाज आ रही है तो हैंड रेज कर दे जरा। एक बच्चा हैंड रेज कर दे, चलो ठीक है। बीट्स हमने पढ़नी है, बीट्स। कल बच्चों ने कुछ आर्टिकल्स की फरमाइश की थी, ज्यादातर 8वें चैप्टर की थे, तो देखते हैं बीट्स। डेफिनेशन इसकी चैप्टर के एंड पे लिखी है समरी में, तो आप वहां से देख लें या मैं लिख देता हूँ कि बीट्स कहते हैं द पीरियोडिक वेरिएशन इन द लाउडनेस ऑफ साउंड वेव्स बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस। आवाज का उतार चढ़ाव, आसान अल्फाज में आवाज जब दो साउंड वेव्स इकट्ठी पैदा हो तो कहीं पे वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करती है और कहीं पे डिस्ट्रक्टिवली, कहीं पे वो एक दूसरे को री एनफोर्स करती हैं, कहीं पे कैंसल कर देती हैं पार्शली या टोटली। ठीक है, तो इसके नतीजे में अगर तो वो साउंड वेव्स हैं तो कहीं पे लाउड साउंड सुनाई देगा और कहीं पे फेंट साउंड, जिसकी वजह से आवाज में उतार चढ़ाव आएगा, जिसको हम बीट्स बोलेंगे। ठीक है, तो बीट्स क्या है? द पीरियोडिक वेरिएशन द लाउडनेस ऑफ साउंड बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम लाउडनेस। इसकी आप डेफिनेशन देखेंगे बुक से। अच्छा, उन्होंने एग्जांपल दी है इस तरह के, अगर दो ट्यूनिंग फोर्क है आपके पास, एक ट्यूनिंग फोर्क है ए और दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है बी। ट्यूनिंग फोर्क क्या है? लेबोरेटरी में खास फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस। हम कोई और भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को टैप करें तो वो साउंड प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता नहीं कितनी है, नाउन फ्रीक्वेंसी नहीं, या अपनी मर्जी की फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर आपने अगर कभी लैब का दौरा किया है तो आपने देखा होगा वहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क्स हैं जिनके ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। ठीक है, अच्छा दो ट्यूनिंग फोर्क्स हैं, अगर तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, लेट से एफ ए इज इक्वल टू 256 हर्ट्ज, बुक में शायद 30 और 32 हर्ट्ज की मिसाल ली है, हम वही बात कर लेते हैं। अगर तो दोनों ट्यूनिंग फोर्क्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या होगा? अगर आप दोनों को इकट्ठा बजाते हैं, इकट्ठा बीट करते हैं, इकट्ठा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों मिलके डबल लाउडनेस की आवाज पैदा करेंगे। जितनी एक की लाउडनेस होनी थी दो ट्यूनिंग फोर्क्स की, डेफिनेटली डबल होगी और ऊंची आवाज सुनाई देगी और मुसलसल ऊंची ही रहेगी। लेकिन अगर ट्यूनिंग फोर्क, एक ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हुआ दूसरे से, तो क्या होगा? बजाय ये कि दोनों को इकट्ठा बजाने से लाउड साउंड सुनाई दे, आप नोट करेंगे और आपको सुनाई देगा कि कभी लाउड साउंड और कभी फेंट मध्यम आवाज आएगी। जैसे मैं अभी आपको यूट्यूब से एक वीडियो मैंने ढूंढी थी, वो पहले भी शायद मैंने दिखाई थी, दोबारा देख लें। अगर इसका आपको साउंड आया तो अदरवाइज आप ये वीडियो देख लीजिएगा, इसका टाइटल शटल देख लें, यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है। ये एक साउंड आ रहा है, अब दोनों को इकट्ठा बजाएगा, दोनों की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट करके। वाले इसमें बीट साफ सुनाई दे रही हैं। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, टाइटल इसका भी सामने नहीं आ रहा, कोई इंटरनेट का इशू है शायद। कल बीट्स लिखेंगे ना, दूसरे तीसरे नंबर पे आपको ये वीडियो सुनाई देगी, दिखाई देगी। ठीक है, दूसरे तीसरे नंबर पे ये वीडियो मौजूद होगी, जरूर देखिएगा। बीट्स आपको सुनाई देंगी तो पता चल जाएगा कि कैसी होती है। अब बीट्स पैदा क्यों होती हैं? अगर आपको याद हो, इंटरफेरेंस में हमने ये पढ़ा था कि तीन असल में, बल्कि इंटरफेरेंस 8वें चैप्टर में पढ़ाया नहीं था, हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था। इसके ऊपर देखिए, अगर पीछे स्टेशनरी वेव से पहले सुपरपोजिशन की तीन टाइप्स थी। पहली टाइप थी कि अगर टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन तो इंटरफेरेंस होता है, सेम फ्रीक्वेंसी। और अगर फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है तो फिर क्या होती है? बीट्स पैदा होती है। क्यों? वही आज हमने बात समझनी है। और तीसरी चीज है स्टेशनरी वेव की, अगर इक्वल फ्रीक्वेंसी हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं।
तो बीट्स क्यों पैदा होती हैं, जरा गौर कीजिएगा। बुक से देखें, दो किस्म की वेव्स उन्होंने बनाई हैं, एक ये है ऊपर वाली और एक नीचे वाली। अगर आप नंबर ऑफ वेव्स काउंट करें तो ऊपर कुछ और वेव्स होंगी, नीचे कुछ और। मसलन यहाँ तक ये यहाँ तक एक वेव बनती है, फिर आगे यहाँ तक 2, 3, 4, 5, इधर 6 और यहाँ तक 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और कोई 14 के करीब। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 14 हर्ट्ज लगा लें, और जो नीचे है उसकी कर लें जनाब यहाँ तक एक वेव, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तकरीबन 12 फ्रीक्वेंसी, दो का फर्क है। तो इस फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस की वजह से होगा क्या, क्या आप खुद देखें कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले, यहाँ पे गौर करें। अगर एक वेव का क्रस्ट है तो दूसरी का क्रस्ट है, दूसरी का भी क्रस्ट है। इसका मतलब यहाँ पे वो एक दूसरे को री इन्फोर्स करेंगे। री इन्फोर्स का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगे। इसका मतलब एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। देखिए नीचे जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड डबल हो गया। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी जहाँ पे ये देखें ऊपरली वेव का ट्रफ है, ट्रफ लोअर हाफ को कहते हैं ना, और निचली वेव का क्रस्ट है, एक का ट्रफ और दूसरे का क्रस्ट। तो ये यहाँ पे कैंसिल करेंगे, देखें एम्पलीट्यूड यहाँ मिनिमम। अगर ये साउंड है जिसका मतलब यहाँ पे साउंड खत्म हो जाएगा, यानी आवाज गायब हो जाएगी एक लम्हे के लिए, लेकिन फिर आवाज ऊंची होना शुरू हो जाएगी। फिर आगे जाके देखें क्रस्ट पे क्रस्ट आ गया। सही है, इसको मैं जरा इलेबोरेट करता हूँ मजीद कि देखिए अगर फ्रीक्वेंसी सेम है ना, मैं दो वेव्स बनाने लगा हूँ। अगर तो फ्रीक्वेंसी सेम है एक और दो वेव, और चलें दूसरे की भी इतनी ही वेव्स कर लेते हैं, बल्कि साथ ही बना लेते हैं। ये एक और ये दूसरी, तो क्रस्ट पे क्रस्ट है, ट्रफ पे ट्रफ है, तो ये टोटली थ्रू आउट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता, मसलन एक वेव ये है, यहाँ तक 3 वेव्स हैं, और दूसरी जो है उसकी यहाँ तक 2 वेव्स कर देते हैं। ये ब्लू कलर की 2 वेव्स हैं। अब खुद देखें कि शुरू में क्रस्ट पे क्रस्ट है तो कंस्ट्रक्टिव, लेकिन आगे यहाँ कहीं पे जाके क्रस्ट पे ट्रफ आ गए तो डिस्ट्रक्टिव, फिर कहीं पे ट्रफ तो कंस्ट्रक्टिव, कहीं पे सेम पोर्शन और कहीं पे अपोजिट। तो इसका मतलब कहीं पे ये री इन्फोर्स करेंगी, कहीं पे कैंसिल करेंगी। तो अगर ये दोनों साउंड वेव्स हैं तो कहीं पे लाउड साउंड सुनाई देगा, कहीं पर फेंट साउंड सुनाई देगा। ठीक है, मेरा ये तो समझ आ गई होगी। अब अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है तो बीट्स कितनी पैदा होंगी, क्यों पैदा होंगी, उसका तो जवाब हमने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस की वजह से कहीं पे वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, अब कितनी बीट्स पैदा होंगी, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो नंबर ऑफ बीट्स होती हैं पर सेकंड, इसको आप बीट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्या नाम होता है इसका? बीट फ्रीक्वेंसी। ये दो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस के इक्वल होती है। मसलन अगर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस 2 है, अगर फ्रीक्वेंसी में 2 हर्ट्ज का डिफरेंस है, तो जो नंबर ऑफ बीट्स आपको सुनाई देंगी, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, वो भी 2 होंगी। 2 बीट से मुराद क्या होता है? एक बीट से मुराद होती है 1 बीट इज इक्वल टू 1 लाउड प्लस 1 फेंट साउंड। ठीक है, तो 10 बीट से मुराद क्या हो गया? 10 मतलब लाउड साउंड सुनाई देगा और 10 मतलब फेंट साउंड सुनाई देगा। समझ आ गई? जितना फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस, उतनी नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। अगर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस नहीं है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो बीट्स भी पैदा नहीं होंगी, यानी जीरो, आवाज में उतार चढ़ाव। इसको मैं रिलेट करता हूँ हार्ट बीट से। हार्ट बीट कहते हैं ना उसको, दिल का धड़कना, ये आवाज का धड़कना कह लें। धड़कना इस सेंस में आवाज ऊंची नीचे होती है।
अगर दिल धड़कता है तो आप कभी पल्स पे हाथ रखें तो आपको फील होगा कभी पल्स जो है वो उसमें ब्लड का फ्लो जो होता है ना, ब्लड प्रेशर वो ज्यादा हो जाता है, कभी कम। वहां पे प्रेशर ज्यादा और कम होता है, यहाँ पे लाउडनेस कम और ज्यादा होती है। जिस तरह हार्ट बीट के साथ पल्स में प्रेशर का उतार चढ़ाव होता है, ऐसे साउंड में बीट्स के साथ लाउडनेस का उतार चढ़ाव होता है। समझ आया इसको बीट क्यों बोला है? जैसे दिल धड़कना है, धड़कन होती है, ऐसे ये है। ठीक हो गया? तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड हो गया। दूसरी बात, कितने वक्फे के बाद लाउड साउंड सुनाई देगा, इसका मैं फार्मूला आपको बता चुका हूँ कि जो टाइम डिफरेंस होता है ना, जो लाउड टू लाउड, लाउड टू लाउड या फेंट टू फेंट साउंड होगा, वो टाइम होता है 1/Δf। 1/Δf मतलब अगर फ्रीक्वेंसी में फर्क 2 सेकंड का है तो इसका मतलब कि हर आधे सेकंड के बाद आपको बीट सुनाई देगी। ये आएगा 0.5 सेकंड। ठीक है, हर आधे सेकंड बाद। जैसे बुक में देखें, यहाँ पे ये पुरानी और नई बुक्स में फर्क है। नई बुक्स में गालबन गलत है। देखिए, एक लाउड साउंड ये है, ये वाला, और दूसरा लाउड साउंड ये है जहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये वाला, और एक एम्पलीट्यूड यहाँ ज्यादा है। तो देखें टाइम डिफरेंस कितना बताया है, 1/2 सेकंड। ठीक है, लाउड टू लाउड, अगर लाउड टू फेंट देखना है ये वाला, इतना टाइम तो वो सारी बात है, आधा होगा 1/4। आपने बस ये फार्मूला याद रखना है, ये लाउड टू लाउड या फेंट टू फेंट साउंड अगर टाइम डिफरेंस निकालना हो। मसलन मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको। अगर फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है वो 10 हर्ट्ज है, तो जो टाइम डिफरेंस होगा एक लाउड से दूसरे लाउड साउंड में 1/10 यानी 0.1 सेकेंड होगा। और ये बात समझ भी आती कैसे भला, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी का फर्क 10 हर्ट्ज है, इसका मतलब नंबर ऑफ बीट्स जो आपको सुनाई देनी चाहिए वो भी 10 होनी चाहिए पर सेकेंड। और कैसे पर सेकेंड होंगे, जब इतने इतने फर्क के साथ इतने टाइम के बाद बीट सुनाई देंगे। मसलन 0.1 सेकेंड के बाद एक बीट, फिर 0.2 सेकेंड के बाद 2, 0.3 सेकेंड के बाद 3, 0.4 सेकेंड के बाद 4, करते करते 0.9 सेकेंड के बाद 9, और 1 सेकेंड तक इतनी 10 बीट्स पूरी ही तब होंगी अगर इतने इतने वक्फे के बाद एक से दूसरा लाउड साउंड आता जाए। तो ये टाइम डिफरेंस वाला भी एमसीक्यू आ सकता है बीट से रिलेटेड। ठीक है, बुक में ये डायग्राम है, पुरानी बुक्स में ठीक था, नई बुक्स में गालबन गलत है। उसके बाद आ जाते हैं बुक पे वापस। ये जनाब बीट्स हो गई, आगे आए ले जी। तो यहाँ कहीं बुक में वर्डिंग में भी गलती है शायद, 1/4 सेकंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपने खुद पढ़ लेना है, क्लियर कर लेना है। अदर 1/4 सेकंड लेटर द डिस्प्लेसमेंट आर गिव अगेन इन द सेम डायरेक्शन एंड अ लाउड साउंड, ये इस बुक में ठीक है। अब अपनी अपनी बुक में देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसको नोट की हेडिंग दे लें, ये वही है जो मैं आपको लिखवा चुका हूँ। क्या, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी is equal to the difference between the frequencies of the two tuning fork। ठीक है, एक और इसमें अहम बात, उसको भी नोट की हेडिंग दे लें। वो क्या कहते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी का फर्क 10 से बढ़ जाए, तो when the difference between the frequencies of the two sound is more than about 10 hertz, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि एग्जैक्ट 10 हर्ट्ज नहीं, तकरीबन 10 हर्ट्ज से जब बढ़ जाए फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस अगर ज्यादा हो जाए, then it becomes difficult to recognize the beats। तो बीट्स रिकग्नाइज करना, सुनना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आवाज इतनी तेजी से ऊपर नीचे होती है, लाउड और फेंट होती है कि आपको आवाज में उतार चढ़ाव महसूस ही नहीं होता। ठीक है, तो आवाज में उतार चढ़ाव महसूस होना आपको बंद हो जाएगा। सही है जी। और लास्ट में इसका एक इंतहाई अहम यूज है जो कि एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। क्या कि आप बीट्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए। तो हमारी पहले भी बात हुई थी
क्योंकि ये रिवाइज कर रहे हैं, शायद थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी हो गया। अगर आपके पास दो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेट्स से दो गिटार्स हैं आपके पास, ठीक है, तो दो गिटार जो हैं उनमें से एक की फ्रीक्वेंसी आपको लग रही है कि बड़ी परफेक्ट है, आवाज जितनी बारीक या मोटी होनी चाहिए थी उतनी ही है, इसको कह लेते हैं गिटार ए, जो कि स्टैंडर्ड है, जिसकी आवाज बिल्कुल ठीक है, आप उसको चेंज नहीं करना चाहते। दूसरी गिटार ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी आप सेट करना, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी आवाज उतनी बारीक होती जाती है, आपने पढ़ा होगा पहले। फ्रीक्वेंसी जितनी कम हो जाती है उतनी आवाज मोटी हो जाती है। जैसे कहते हैं औरतों और बच्चों की जो आवाजें होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मर्दों की आवाज की फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए वो भारी होती है जरा। ये जनाब स्ट्रिंग्स हैं गिटार के। अब आपने करना क्या है, एक गिटार वो है जो स्टैंडर्ड है जिसकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट है, दूसरी वो है जिसको आपने ट्यून करना है। ट्यून करने से मुराद ये होता है फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना, जैसे टीवी की ट्यूनिंग करते हैं, रेडियो की ट्यूनिंग करते हैं। आजकल तो ऑटो ट्यूनिंग है ना, पहले मैनुअली ट्यून करते थे, एक नॉब होती थी उसको घुमा के। खैर, एक गिटार जो है वो स्टैंडर्ड है, दूसरी जो गिटार बी है उसको आपने ट्यून करना है, टू बी ट्यून्ड, ये बी। तो आपने क्या करना है, दोनों गिटार के स्ट्रिंग्स को इकट्ठा, किसी एक स्ट्रिंग को इकट्ठा प्लग प्लग करें, यानी खींच के छोड़ दें। दोनों गिटार्स जारी बात है आवाज पैदा करेंगी। अगर तो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हुआ, यानी कि एक की 30 हर्ट्स है और दूसरे की कोई 35 हर्ट्स है, तो आपको सुनाई देगी, आवाज ऊंची नीची होती है, आवाज में उतार चढ़ाव सुनाई देगा। ठीक है, वो जो आवाज में उतार चढ़ाव सुनाई देगा वो बीट्स हैं। और बीट्स कब पैदा होती हैं, जब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। इनके फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस लिखा तो नहीं ना, वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, तो आपने ढूंढ लिया। अब आपने करना क्या है, क्योंकि आपने अपनी गिटार को उस स्टैंडर्ड गिटार के मुताबिक ट्यून करना है, तो दोनों को इकट्ठा बजाएं और अपनी इस गिटार के जो वायर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, उनको टाइट या लूज करके चेक करें बार बार। बिलफर्ज हम टाइट कर देते हैं, एक धागा इसका स्ट्रिंग जो है वो टाइट कर देते हैं, फिर अपनी गिटार और स्टैंडर्ड गिटार को इकट्ठा बजाते हैं। और अब आवाज में उतार चढ़ाव, पहले अगर 1 सेकंड में 5 मरतबा हो रहा था, अंदाजा ही लगाया ना, ये अगर तेज थे तो उतार चढ़ाव हो रहा था, और अब कम उतार चढ़ाव हो रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस भी कम हो गया। तो थोड़ा और टाइट करके देखें, आवाज में उतार चढ़ाव अगर मजीद कम हो जाए और करते करते एक वक्त के बाद खत्म हो जाए, आवाज ऊंची नीची होना बंद हो जाए, तो इसका मतलब अब बीट्स प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसका मतलब अब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस भी नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी गिटार की फ्रीक्वेंसी भी उस स्टैंडर्ड गिटार के मुताबिक ट्यून कर ली है। तो इस तरह आप ट्यूनिंग कर लेते हैं किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की। तो कहते हैं वन कैन यूज बीट्स टू ट्यून अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज पियानो और वायलिन बाय बीटिंग अ नोट, नोट किसी खास फ्रीक्वेंसी की आवाज को कहते हैं, अगेंस्ट अ नोट ऑफ नाउन फ्रीक्वेंसी। The string can then be adjusted to the desired frequency by tightening or loosening it until no beats are heard. सही है। अगली जो अहम बात है वो ये एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल अक्सर एमसीक्यू में भी आ जाती है, न्यूमेरिकल के तौर पे तो आ ही सकती है, और इस तरह का एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल भी है। काफ़ी टेक्निकल है, बच्चों को ये भी तंग करता होता है, मैं ये भी साथ ही करवा देता हूँ, 5-7 मिनट लगेंगे, अभी टाइम भी है चुके। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये लगे हाथ एग्जाम्पल भी देख लें। कहते हैं ट्यूनिंग फोक ए प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड विद एन अदर ट्यूनिंग फोक बी। तो यहाँ से ये पता चल गया 4 बीट्स पर सेकेंड, इसका मतलब दोनों ट्यूनिंग फोक्स की जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है वो 4 है, क्योंकि जितना फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है उतनी नंबर ऑफ बीट्स पैदा होती हैं पर सेकेंड। It is found that by loading B with some wax, wax मोम जैसे होता है ना, वैक्स चढ़ाने से ट्यूनिंग फोक हैवी हो जाएगा, और हैवी होने से हमेशा जो वाइब्रेट करने की स्पीड है, इसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो पहले से कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी जब कम हो जाएगी तो इसका मतलब वो डिफरेंस बढ़ या घट जाएगा पहले के साथ। खैर,
द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 6 बीट्स पर सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है वो 6 का है। मतलब ये हुआ कि जो वैक्स चढ़ाने से फर्क आया है वो 2 का है, क्योंकि जब वैक्स नहीं चढ़ाया था तो दोनों ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी में जो फर्क था वो 4 था और अब 6 है। तो वैक्स ने जो चेंजिंग की है वो 2 हर्ट्ज की है। तो कहता है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 320 हर्ट्ज, तो आपने बी की फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करनी है व्हेन लोडेड, जब लोड किया था तब। तो मैं जनाब ये समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले ट्यूनिंग फोर्क ए की फ्रीक्वेंसी आपको बताई है 320 हर्ट्ज और ट्यूनिंग फोर्क बी की फ्रीक्वेंसी आपको पता नहीं। हाँ ये पता कि जब पहले था तो अभी वैक्स नहीं चढ़ाया था तो दोनों में फ्रीक्वेंसी का फर्क 4 हर्ट्ज था। ठीक है, इससे मुराद ये है कि जो बी ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क बी, उसकी फ्रीक्वेंसी या हो सकती है 4 का फर्क है, 4 का फर्क मतलब या 316 या 324, मतलब इस ट्यूनिंग फोर्क से या 4 कम या फिर 4 ज्यादा। यही मतलब है ना 4 बीट्स पैदा होने का, यही मतलब है। ठीक है, और वैक्स चढ़ाने के बाद जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो जाता है वो 6 हर्ट्ज का है। और वैक्स चढ़ाया किस पे था, बी पे, मतलब वैक्स चढ़ाने से 2 की कमी बेशी और 2 की कमी ही आई होगी, इजाफा नहीं होता, क्योंकि वैक्स चढ़ाने से उसकी जो शाखें जिसको प्रोंग कहते हैं वो जरा ओवरलोड हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, और हैवी होने से फ्रीक्वेंसी हमेशा डाउन हो जाती है। अच्छा, तो हम दो सूरत हाल हैं कि या तो जो हमारा ट्यूनिंग फोर्क बी है उसकी फ्रीक्वेंसी 316 होगी, या फिर जो ट्यूनिंग फोर्क बी थी वो 324 हर्ट्ज होगी। दोनों में से कोई एक ही सूरत हाल है। तो हम फर्ज कर लेते हैं 324 ही पहले। अगर हम कहते हैं कि ये 324 वाला सही आंसर है तो ठीक है। वैक्स चढ़ाने से पहले कितना डिफरेंस है, वैक्स चढ़ाने से पहले 4 का, और वाकई 4 का ही बन रहा है। इधर 320 और इधर 324, 4 का फर्क है। और वैक्स चढ़ाने के बाद हमें पता है बी जो है ट्यूनिंग फोर्क उसकी फ्रीक्वेंसी में 2 की कमी आई होगी, कमी से 322 हो गई होगी। अब 322 और 320 कितना फर्क है, 2 का। पर हमें क्या बताया गया, वैक्स चढ़ाने के बाद डिफरेंस कितना है, 6 हर्ट्ज का। इसका मतलब ये तो ठीक नहीं है डेटा। फिर क्या करें, फिर ऐसा करें कि जरा दूसरा चेक करके देख लेते हैं कि शायद वो सही हो। वो क्या कि 322 नहीं, हम सब फर्ज कर लेते हैं ये जो 316 है ये सही आंसर है। तो वैक्स चढ़ाने से पहले ए और बी की फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस है, 4 का। और हमें पता है वैक्स चढ़ाने से जो बी ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी में 2 हर्ट्ज की कमी आई होगी, 314 रह गई। अब बताएं 320 और 314 में कितना फर्क है, 6 का, और हमें 6 ही बताया गया। पहले 4 और बाद में 6, मतलब ये दोनों जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये तब सेटिस्फाई होती हैं जब हम बी की फ्रीक्वेंसी क्या एज्यूम करें, 324 के 316, कौन सा 316। तो इसका मतलब ये हुआ कि 316 वाला आंसर सही है, वैक्स चढ़ाने से पहले 316 और वैक्स चढ़ाने के बाद 314, ये आपका एक्यूरेट आंसर। देखते हैं बुक में क्या लिखा, लास्ट में देखें कहते हैं पहले फ्रीक्वेंसी बी की 316 हर्ट्ज होगी एंड व्हेन लोडेड इट इज 316 - 2 यानी 314 हर्ट्ज। ठीक है, इसी तरह का न्यूमेरिकल है वो आपने खुद करना है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, अगर समझ ना आई तो बार बार देखिए, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक रिकॉर्डिंग का आपको ये फायदा होगा, बार बार आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, टाइम भी खत्म हो रहा है, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे। मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको, जिसने क्वेश्चन पूछना है।